नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो दोस्तों देखिए कि इसमें जितना भी आप लोगों का सीटेट का एग्जाम हुआ है दोस्तों, वह सारे एग्जाम्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, या फिर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, वह सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब तक अंत तक नहीं देखेगा दोस्तों, ये आप लोगों को इसका लाभ 1% भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ये सीटेट 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और ये आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, ये सीटेट 2021 में, ठीक है, यानी 2021 का सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए दोस्तों, निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो निजी भाषा शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों, सबसे पहले कौन किया था? न लेव वाइगोस्की ने किया था। किसने किया था दोस्तों? न लेव वाइगोस्की ने। ठीक है। और आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि आपके सीटेट के एग्जाम में लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम इससे 3-4 तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो एनईपी 2020 से है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सीटेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एनईपी 2020 से आप लोगों का सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट 1 से 5 क्लास तक हैं, उसको दोस्तों किस भाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो उसको किस भाषा में दोस्तों? ना मदर टंग, जिसको हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है। मातृभाषा किसको बोलते हैं दोस्तों? वह भाषा एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा जो अपनी माँ से भाषा सीखता है दोस्तों, उसी को हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। जैसे मातृभाषा आपका खोटा हो सकता है, नागपुरिया हो सकता है, मुंडारी हो सकता है, सांथाली हो सकता है, उसके बाद बांग्ला हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। ठीक है। यानी अपनी माँ से जो भाषा हम लोग सीखते हैं दोस्तों, अपना इन्वायरमेंट से जो अपना मतलब अपने फैमिली में जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा क्या कहलाती है दोस्तों? ना मातृभाषा कहलाती है। ठीक। तो एनईपी 2020 बोलता है ना, क्या बोलता है दोस्तों, कि कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चा है, उसको मातृभाषा में आप शिक्षा दीजिए। ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है दोस्तों। अभी तक 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ईवीएस से क्वेश्चन पूछा है। ईवीएस में क्या है कि कश्मीर के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के हर पेपर में बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों, है ना। तो कश्मीर के लोग जो हैं दोस्तों, वो सरसों के तेल में बनी मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। क्या खाना दोस्तों? ना सरसों के तेल में बनी मछली खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? और आपको मालूम है दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट हो गया दोस्तों, उसके बाद बछेंद्री पाल हो गया, राकेश शर्मा हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो 8,849 मीटर हो जाएगा, जो कि सीटेट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो दोस्तों, सीटेट का एक ऐसा एग्जाम होता है जो हर साल जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2021 2022 में पूछा हुआ है। मैं ऐसा नहीं करता हूं दोस्तों कि सो करके उठा और वीडियो बनाने बैठ गया दोस्तों, नहीं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को देखता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया है, वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं दोस्तों। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग सर्च कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों कि क्या ये सब क्वेश्चन था या फिर नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये इतिहास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इतिहास को जब हम लोग रीडिंग करते हैं दोस्तों, तो कौन सी आता है? इति, है ना। उसके बाद हास, इति जोड़ हास, है ना। तो इसमें उपसर्ग क्या है दोस्तों? ने इति। इति इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए, यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है लेव वाइगोस्की से फिर से
पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 2021-2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने की में किसकी मुख्य भूमिका होती है। तो वाइगोस्की क्या बोलते हैं, वाइगोस्की जो बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे से अभी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं ज्ञान का खोज करता है। बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन वाइगोस्की का ये चीज़ नहीं मानना है। वाइगोस्की का कहना है कि जो एक बच्चा होता है वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी जिस परिवेश में रहता है बच्चा उसी आधार से सीखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, समाज एवं संस्कृति। और ये क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग रिसर्च करके देख लीजिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष से है। और आप लोगों को मालूम है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पेड़ पौधे, जानवर, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन अभी जो पूछा है दोस्तों वृक्ष से क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष कौन से राज्य में पाया जाता है। और ये सीटेट 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री निकाल करके देख लीजिए, है ना। तो खेजड़ी वृक्ष जो है दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों स्लॉथ जानवर से पूछा गया है। और आप लोगों को पता है दोस्तों जानवर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जानवर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, नंबर फर्स्ट हो गया दोस्तों हिरन, नंबर 2 हो गया गिलहरी, उसके बाद दोस्तों हाथी, नंबर 4 हो गया बाघ, और नंबर 5 हो गया दोस्तों स्लॉथ। इतना ही से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो स्लॉथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो है दोस्तों, यह जानवर पेड़ पर उल्टा लटकता रहता है। यह जानवर जो होता है दोस्तों स्लॉथ जो होता है पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है। और एक दिन में दोस्तों 17 घंटे सोता है। कितना ना, 17 घंटे सोता है। और यह भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है। ठीक है, और स्लॉथ जो है दोस्तों भालू जैसा ही दिखाई देता है लेकिन यह भालू नहीं होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों स्लॉथ के बारे में और एक जानकारी, ये जो है दोस्तों स्लॉथ जो है आलसी टाइप का जानवर होता है। ठीक है, ये एक सप्ताह में जो होता है दोस्तों कि यह जो जानवर है ये पेड़ के ऊपर रहता है, वृक्ष के ऊपर रहता है। और यह जानवर जो है दोस्तों सोच करने के लिए सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक, और आपके सीटेट के पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था स्लॉथ जानवर जो होता है वह पेड़ के ऊंचाई पर क्यों रहना पसंद करता है। क्योंकि जो है दोस्तों स्लॉथ जानवर को जो है दोस्तों दूसरे जानवर से खतरा बना रहता है, इसीलिए स्लॉथ जानवर जो है वो पेड़ की ऊंचाई पर रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य के नाम के बारे में पूछा गया है। और यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट 2021-2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल बोल लीजिए दोस्तों, उड़ीसा कह लीजिए या फिर आंध्र प्रदेश, ये जो है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य हैं। और आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। और आपके सीटेट के पेपर में संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का स्ट्रेटेजी भी क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का तैयारी करना है आप लोगों को। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में जो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितना, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राजस्थान के घर सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो राजस्थान के जो घर होते हैं दोस्तों मिट्टी के बने होते हैं। और छत पर जो होती है दोस्तों कंटीली झाड़ियाँ होती है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन को कब मत आकिए, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वह जो है जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों जीन पियाजे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिससे सीटेट के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। ठीक है, तो किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के बीच विभेद एवं वर्गीकरण करने लगता है। तो किस अवस्था में दोस्तों, उस अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो उम्र माना जाता है दोस्तों वो 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है। कब से कब तक ना, 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जो है दोस्तों मधुमक्खी पालन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका चींटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, चील से, यहाँ पे पशु पक्षी सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के पेपर में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है। तो मधुमक्खी पालन का जो सही समय होता है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर तक सही समय इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को वीडियो को अच्छा ही लगा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों पेड़ पौधे से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा पौधा कीड़ा मकोड़े मेंढक या चूहों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनका शिकार कर लेता है। वो कौन सा पौधा दोस्तों? निपेंथिस पौधा। ठीक है, निपेंथिस पौधा क्या करता है दोस्तों? कुछ इस प्रकार का पौधा होता है, ऐसे अपना मुंह को क्या करता है दोस्तों? ओपन रखता है, खुला हुआ रखता है। जैसे ही मान के चलते हैं कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर आती है तो मुंह क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। ठीक है, उस पर क्या होता है ना, फंस जाता है। ठीक है, तो यह जो एक ऐसा पौधा होता है दोस्तों, सबसे पहले कीड़ा मकोड़ा का शिकार कर लेता है, उसके बाद उसको खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न में क्या है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे कम वर्षा जो होती है दोस्तों राजस्थान में होती है। राजस्थान जो होता है दोस्तों रेगिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, और जाहिर सी बात है दोस्तों राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। और आपके सीटेट के पेपर में यह भी क्वेश्चन देखा गया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है दोस्तों मासिन राम में होता है। कहाँ पर? न मासिन राम में होता है। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य घटक को बोला जाता है मीथेन। और आप लोगों को कितने स्टूडेंट को पता है दोस्तों मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। कौन से होता है दोस्तों? CH4। ये जो है दोस्तों एल्केन ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी ये जो है दोस्तों एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, यौगिक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको ईवीएस में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि किस जगह के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो किस जगह के लोग दोस्तों ना, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ तक डिस्कस कर लिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा मसाला घी या तेल में रखने पर अच्छी खुशबू देता है। तो इसका आंसर क्या होता था? जीरा। मतलब क्या दोस्तों, कोई भी सब्जी बनाते हैं जैसे चिकन वगैरह हो गया, कुछ भी बनाते हैं तो छोकन में क्या डालते हैं दोस्तों? जीरा। क्योंकि जीरा डालने से क्या होता है ना, खुशबू अच्छी देता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरा, है ना। अगला प्रश्न में देखिए दोस्तों, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, सॉरी कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो हिंदी जो है दोस्तों ये राज्य भाषा है। ठीक है, राज्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछा हुआ है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों उसका नाम है बनियान, जिसको बरगद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक डिस्कस कर लें, यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है। तो लहसुन जो होता है दोस्तों, प्याज जो होता है, अदरक जो होता है, तो उसमें से हम लोग कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों? तो उसका हम लोग लीफ को खाते हैं दोस्तों, तना को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जननांग की उम्र क्या है। जननांग की उम्र जो है दोस्तों उसका माना जाता है 15 ईयर। कितना दोस्तों? 15 ईयर। और ये क्वेश्चन आपके 2022 के सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। तो रेनफोर्ड बीने जो है दोस्तों ये किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट है ना, बुद्धि का, IQ लेवल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, बुद्धि का। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से क्वेश्चन दिया गया है। और आपको पता है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में अंतर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण जो है दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया था। किसने किया? युंग ने। किसने दोस्तों? युंग ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? युंग ने। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसका है? यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये डम्बिल का है। किसका है दोस्तों? ना डम्बिल का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डम्बिल। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये जो एएस जलोटा से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो कौन सा परीक्षण दोस्तों, ना साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन है और आपके सीटेट के पेपर में दोस्तों थॉर्नडाइक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है दोस्तों आपके 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और यूपी टेट का क्लासेस जो है दोस्तों आप लोगों का अब जल्द ही शुरू होने वाला है दोस्तों, हमारे चैनल सीटेट वाला में। तो आप अपने सगे संबंधी को इतला कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों सीटेट वाला, जिसमें आपका यूपी टेट का तैयारी होने वाला है बहुत ही फाड़ू तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं। कितने जोड़ा दोस्तों, 23 जोड़ा होता है। ठीक है ना, कि कितने जोड़ा होता है दोस्तों, 23 जोड़ा होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लें, यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता है दोस्तों, उसका नाम क्या है ना, ऑल्फ्रेड बीने। क्या नाम है दोस्तों, ऑल्फ्रेड बीने। ठीक है, इसी नाम पर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है। सॉरी, यह कथन है ना, तो यह कथन किसका है दोस्तों, मानसिक विकास का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, मानसिक विकास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यस दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसिक विकास का। ठीक है, यह क्या क्वेश्चन बोला दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। यह जो कथन है दोस्तों, ये मानसिक विकास का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों ना, बाल्यावस्था इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या दोस्तों यहाँ तक डिस्कस कर लिया, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट है दोस्तों। हमें लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए सीटेट का तैयारी को लेकर के। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शेषवावस्था में जो होती है दोस्तों, एक बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, उसको समझ नहीं आता है दोस्तों कि कौन वाला मेरे लिए अच्छा है और कौन सा मेरे लिए खराब है ना। इसको बोलते हैं शेषवावस्था। देखिएगा दोस्तों, शेषावस्था में एक बच्चा जो होता है वो रोने लगता है, अपने इमोशंस को जाहिर करता है ना। कुछ नहीं, ये जैसे मान के चलते उससे कोई वस्तु को छीन लिया जाता है तो बच्चा रोने लगता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, शेषावस्था में जो होता है दोस्तों, बच्चे नैतिकता नहीं सीखते हैं दोस्तों। उसका जो होता है दोस्तों IQ लेवल वो 0 होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये आपका भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, बिग बियर का उदाहरण है। तो बिग बियर का उदाहरण क्या है दोस्तों, नक्षत्र मंडल। ठीक है, यानी बिग बियर जो है दोस्तों किसका उदाहरण है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। तो पृथ्वी अर्थ जो होता है वो किस मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है दोस्तों। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब आपका सूर्य यहाँ पे पृथ्वी जो है दोस्तों, ये है ना, आपका कैसे घूमता है ना, आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे टर्न करती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या है कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा आपकी नहीं गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है। यानी चीन और भारत को जो अलग करने वाली रेखा है दोस्तों, उस रेखा का नाम क्या है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा ना, मैकमोहन रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ना, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और मैं यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं दोस्तों, कौन कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह सीटेट 2020 में देखा गया था, ठीक है। तो भूगोल का जो जनक है दोस्तों, इसको एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। किसको? इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान हो गया, उसके बाद दोस्तों की सिविक्स हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका जो है इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। उतना सारा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों। इससे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतिहास के पितामह किसे कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान के पितामह राजनीतिक विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, और भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में जो है दोस्तों कुल 89 तारामंडल होते हैं। कितने दोस्तों? 89 तारामंडल है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे, अगला प्रश्न में क्या है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है दोस्तों 180 है, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि मैं आपको जिस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा हूं, जिस प्रकार का तैयारी करने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ उस प्रकार का तैयारी कीजिए दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपका सीटेट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या 360 होती है। कितना दोस्तों? 360 होती है देशांतरों की संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो हो तो होती है दोस्तों वो परतदार चट्टान में पाई जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। यदि यकीन नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत का संविधान को कब अपनाया गया था? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, संविधान को अपनाना और संविधान लागू करना दोनों बात अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, है ना। यहाँ पे 2-3 बातें आपको याद रखनी होगी ना। फर्स्ट बात जो है दोस्तों, संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, एक सभा का गठन किया गया था जिसका नाम है संविधान सभा। अगर बात किया जाए दोस्तों संविधान सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया, तो 1946 को डेट था दोस्तों 6 दिसंबर, ठीक है। अगर इसको कहा जाए दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का शिलान्यास किया गया था, ठीक है। मतलब गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। अगर यहां से दूसरी बात आपको याद रखना है दोस्तों कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन जो है दोस्तों अध्यक्ष पद पर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कांग्रेस के क्या थे दोस्तों? वरिष्ठ नेता थे, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि संविधान सभा का दूसरा मीटिंग कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और उस दिन जो है दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तीसरा मीटिंग और लास्ट मीटिंग कब हुआ था दोस्तों? ना 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा के सामने, ठीक है। और वही उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, कब स्वीकारा गया संविधान सभा के द्वारा? तो स्वीकारा गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में कुल समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। हमें लगता है कि संविधान में जितने भी संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों सारे के सारे स्पष्ट हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जान लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या क्या जान लिया? क्वेश्चन जान लिया कि संविधान सभा का शिलान्यास कब हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, उसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरा मीटिंग जब हुआ था दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे, तीसरा मीटिंग में क्या हुआ था वो भी हम लोग जान गए। और 26 नवंबर 1949 को क्या चीज़ हुआ था ये भी हम लोग जाने कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था उसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि भारत का संविधान को कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था दोस्तों ना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कि संविधान
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो चूंकि संविधान दिवस जो है दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? ना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अभी मैंने थोड़े देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि संविधान को अपनाना और संविधान लागू करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? ना 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को जो है दोस्तों लागू कब किया गया? ना 26 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? ना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए आप लोगों का कितना सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें लगता है कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये संविधान सभा से जो है, ये संविधान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो मसौदा समिति जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कुछ दिन पहले ही हम लोग क्या मनाए दोस्तों? ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाए, ठीक है। और जो है दोस्तों, संविधान का जननी भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। यानी संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका जनक कहा जाता है। किसका? संविधान का। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते दोस्तों, हमारे देश की संविधान न बन पाती, ठीक है। संविधान बनने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही भूमिका था संविधान को बनाने में, लेकिन ये जो है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भूमिका था सबसे अहम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और यहाँ तक आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दोस्तों, समवर्ती सूची से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन का मतलब को समझ ले दोस्तों, तो समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? वह सूची जिस पर केंद्र सरकार का भी आधिपत्य होता है और राज्य सरकार का भी आधिपत्य होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई मेरे दोस्तों, मेरे बंधु मेरे, वो क्या हो जाएगा ना? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। क्योंकि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी आती है। अगर हम लोग बोले दोस्तों कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो नंबर फर्स्ट हो गया दोस्तों शादी, नंबर 2 तलाक, नंबर 3 शिक्षा। ये जो है दोस्तों 3-4 जो है दोस्तों बेसिक चीज इसके अंदर आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, ठीक है। आपके सीटेट के पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अपना रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, क्या यह क्वेश्चन आया हुआ है या फिर नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूं दोस्तों कि सो करके उठा और वीडियो बनाने बैठ गया, नहीं। सबसे पहले मैं जांच पड़ताल कर लेता हूं, उसके बाद वीडियो बनाने के लिए आता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद भी किसी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के पेपर में पूछे हुए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन को कम मत आइएगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट ही एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हर वर्ष जो होता है दोस्तों, विगत परीक्षाओं से आपका 10-20 क्वेश्चन आपका लड़ ही जाता है, भिड़ ही जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम। जैसे कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? वाह, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, लॉलन टॉप जैसा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन इतना ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों नाना साहेब। क्या हो जाएगा? नाना साहेब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, एडुसेट का मतलब क्या होता है? तो एडुसेट का मतलब होता है दोस्तों एक मानव निर्मित सैटेलाइट। क्या होता है दोस्तों? एक मानव निर्मित भारतीय सैटेलाइट है जिसका नाम रखा गया दोस्तों एडुसेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका किससे है ना? भूगोल से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थ जो होता है अपने अक्ष पर कैसे रोटेट करती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो उसका डायरेक्शन होता है दोस्तों क्या ना, वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। वह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करके आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन को कम बता के दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक टाइम पर खाना मत खाइए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को रट जाइए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या रहता है, क्या घट जाता है, क्या बढ़ जाता है या फिर समान रहता है? तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, समान रहता है। क्या होगा, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, कहां पर पड़ती है ना, विषुवत रेखा पर पड़ती है। कहां पर दोस्तों ना, विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए हैं और यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और यहां तक यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। तो आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एंडीज। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? चलिए मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ, तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, लौटते मानसून के समय आंध्र पवने बहती है। तो लौटते मानसून के समय जो होते दोस्तों आंध्र पवने स्थल से समुद्र की ओर बहती है। किससे दोस्तों ना, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, आगे बढ़े, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के पेपर में रिपीट होता ही रहता है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों। तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों ना, एक जो है दोस्तों ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, सॉरी सदाबहार वन है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ब्राजील में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है उसी को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए और यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, मैं यह उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और यह भी उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों की वीडियो में लाइक ठोकिए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा होता है दोस्तों ना, अमेजिन नदी बेसिन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, अमेजन नदी बेसिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि मलोका क्या है? आप लोग क्या समझेंगे कि मलोका क्या है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो मलोका का अर्थ क्या होता है ना, एक प्रकार का घर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि ऋग्वेद समय में, सॉरी ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर मुख्य थे? तो यानी ऋग्वेद काल में, ठीक है, तो उस समय के जो थे दोस्तों 3 देवता, मुख्य देवता थे, उनका नाम है अग्नि, नंबर 1, नंबर 2 इंद्र, नंबर 3 सोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीम बेटका नामक स्थान पर किसका अवशेष मिला है? तो किसका अवशेष मिला है ना, शैल चित्रों का। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर वर्ष रिपीट किया जाता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि यह क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए, एक टाइम खाना नहीं खाइए लेकिन यह क्वेश्चन को रट जाइए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत जो है दोस्तों जिस भाषा का परिवार का हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं भारत यूरोप। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों ना, भारत यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि संस्कृत किसकी मूल भाषा थी? तो संस्कृत जो है दोस्तों आर्यों की मूल भाषा थी। आर्यों बोले तो आर्य समाज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक शास्त्र से लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए अधिकतर 2 सदस्य ही मनोनीत हो सकते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? मन के द्वारा चुने जाने वाला सदस्य, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि न्यायाधीश किसके मुकदमे के आधार पर निर्णय देता है? ठीक है, यानी न्यायाधीश जो होता है यानी जज, जज जो होता है किसी मुकदमे पर जो फैसला सुनाता है वो किसके आधार पर सुनाता है? तो किसके आधार पर सुनाता है दोस्तों? सबूतों के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? सबूतों के आधार पर सुनाता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप मान लिए दोस्तों आप किसी का मर्डर कर दिए हैं या फिर किसी को मार दिए हैं, अगर आपके खिलाफ जो है दोस्तों कोई बयान दे देता है या फिर सबूत है दोस्तों तो आपको सजा हो जाएगी, है ना। तो न्यायाधीश जो होता है, एक जज जो होता है दोस्तों, सबूत के मुताबिक जो है अपना फैसला को सुनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों ये बीमारी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो ये 3 जैसा जो बीमारी है दोस्तों उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं ना? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा करके। मतलब मनुष्य जो पेयजल को लेता है दोस्तों यानी पेयजल को ग्रहण करता है वो क्या होना चाहिए ना? सुरक्षित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। उससे आपका क्या नहीं होगा? आपका पेचिस नहीं होगा, हैजा नहीं होगा, दस्त नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा और अभी यह वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों, ठीक है। यदि इंटरेस्टिंग लगा है तो दोस्तों लाइक ठोकना ना भूले, लाइक करते चलिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यानी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है ना? इवेकडोर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? इवेकडोर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोस्तों निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है ना? ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया क्वेश्चन यह है दोस्तों कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है दोस्तों भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। कौन सी रेखा ना? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो किस परत में होती है ना? क्षोभ मंडल। और यहाँ से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है यानी किस परत में उड़ता है? तो संताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? तो संताप मंडल में। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है क्वेश्चन में कि लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो लोएस पठार जो है दोस्तों चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन में, ठीक है। और मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि चीन की राजधानी कहाँ है? और उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है उसको क्या बोलते हैं ना? जलवाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना? जलवाष्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। कितना? 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और कितना प्रतिशत पाई जाती है ना? 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 31। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? यानी वायुमंडल में जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान जो है अक्रिय गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन का संकेत होता है Ar। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, एटॉमिक मास होता है 36, ठीक है ना। और अक्रिय गैस क्या होता है? अक्रिय गैस जो होता है दोस्तों ये दूसरे एलिमेंट या फिर दूसरे कंपाउंड के साथ क्या नहीं करती? रिएक्शन नहीं करती है। तो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों किलायु। क्या नाम है ना? किलायु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना? किलायु हो जाएगा।
तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करने वाले हैं। तो 33 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, और मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों यह कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर ही बताइएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है। तो अरल सागर झील जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है ना, कजाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, न कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 35। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है दोस्तों, थार। अब ये थार जो गाड़ी निकला है दोस्तों वो थार नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, थार क्या है ना, मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। आगे देखो, नहीं तो आप लोग समझ लीजिएगा जो रोड पे चलता है वही थार, वो थार नहीं, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, वो वाला थार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। तो कब दोस्तों, 1853 ईस्वी को। कब, 1853 ईस्वी को बिछाई गई थी, और वो डेट था दोस्तों 16 अप्रैल 1853। ठीक है, और दोस्तों कितने किलोमीटर का ट्रैक था, तो 35 किलोमीटर का, कितना ना 35 किलोमीटर का, है ना, 35 किलोमीटर का ट्रैक था। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी दोस्तों, ना मुंबई से लेकर के ठाणे तक। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई। हमें लगता है इस आंसर में कुछ करेक्शन होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर सूरत होना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन हमें लगता है इसका आंसर सूरत ही होना चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा दोस्तों, सूरत बंदरगाह। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है दोस्तों, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। तो भारतीय रेलवे जो है वो 17 जोन में विभाजित है। कितने जोन में, 17 जोन में विभाजित है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग 39 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, यदि पसंद आया तो दोस्तों वीडियो पे लाइक करना ना भूले दोस्तों, लाइक ठोकते चलिए। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान में कौन सी जानवर चलती है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, ऊंट को। ठीक है, यानी ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों भारत के लिए यूनानी भाषा में किया गया था। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस कर लिए, और यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, यह उम्मीद करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 43। ये जो है दोस्तों संविधान से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो भाग 3 में। कहाँ पर दोस्तों, ना भाग 3 में मिलता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों फजल अली। कौन थे ना, फजल अली। अगला प्रश्न देखो, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताऊं दोस्तों आप लोगों को। ना क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेज दिया था। तो किसने दोस्तों, अशोक सम्राट ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लें 45 क्वेश्चन, और 45 क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा
कि 45 का 45 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। यदि यकीन नहीं होता है तो दोस्तों आप लोग रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के अंदर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंदर तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर में दोस्तों जय हिंद जय भारत।